हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन लोग देखेंगे सीटेट 2022 में जो पेपर हुए थे एसएसटी के, यानी कि 6 से 8 तक के जो पेपर्स हुए थे उन सभी का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। कई सारे पेपर अपन लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं जो कि आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और ये उसी का नेक्स्ट पेपर है। ये सभी पेपर जो आपके ऑनलाइन हुए थे उन सभी को देखेंगे। टोटल जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। इन सभी का यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला कह रहा है ये कि संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी। यहाँ पे दिए गए हैं नाम अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, अमरावती, मदुरै। तो यहाँ पे संगम जो साहित्य है आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनकी रचना हुई थी किन संकलन के रूप में हुई थी, किस नगर के रूप में हुई थी, कौन सा सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मदुरै सम्मेलन हुआ था तब संगम साहित्य की रचना की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी आप देख लीजिए। जो संगम साहित्य है इसकी रचना हुई थी, संकलन हुआ था मदुरै नगर के सम्मेलन में। संगम जो है तमिल कवियों का एक सम्मेलन था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है संगम है क्या। जो कि स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था, यानी कि जो वहां के राजा थे दक्षिण वाले, उन सभी का एक स्थानीय संरक्षण था और जिसमें ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य तक, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी के बाद में, ठीक है, इसके मध्य के काल को जाना जाता है संगम काल के नाम से। टाइम पीरियड याद रखिएगा, तो पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में। संगम काल के अंतर्गत 3 वंश हुए। 3 वंश कौन कौन से थे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट में ही। चेर हुए थे, चोल हुए थे और पांड्य हुए थे। तीनों को आप याद रखेंगे कि कौन कौन से जो वंश थे जो कि संगम काल के अंतर्गत आए थे। ठीक है, तीनों को आप याद रखेंगे। संगम काल में 3 सम्मेलन हुए थे। वो कौन कौन से सम्मेलन है उनको भी देख लीजिए। पहला सम्मेलन हुआ था मदुरै में। अध्यक्ष इसके रहे थे ऋषि अगस्त्य और अमात्यार रहे थे। दूसरा जो हुआ था सम्मेलन ये कपाटपुरम में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे अगस्त्य और तोल्लकपियर रहे थे। ठीक है, और तीसरा जो सम्मेलन हुआ था मदुरै में हुआ था फिर से, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये नक्कीरर रहे थे। तीनों को आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट तीनों ही है। ऐसा नहीं है कि पहले को याद करके चले जाएंगे, हो सकता है दूसरा पूछ लिया जाए या तीसरा पूछ लिया जाए या फिर तीनों इकट्ठे पूछ लिए जाए और साथ में मैच द फॉलोइंग कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही हैं। बताइए कौन कौन से सही हैं यहाँ पे बुद्ध के लिए। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक जो ऑप्शन है आप लोगों का वो सही है। दूसरा ये कह रहा था कि जो बुद्ध है उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था संस्कृत भाषा में बता रहा है, जबकि यहाँ पे भाषा कैसी होनी चाहिए थी, पाली होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप लोग इसको काट देंगे। आगे है इसमें बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। बिल्कुल सही बात है, बुद्ध ने इंसान और जानवर दोनों को आदर देने की बात कही थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी में है बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के जो परिणाम होते हैं चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल बुद्ध ने जो कहा है वो तब से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ये बुद्ध के साथ साथ सभी जो बौद्ध देवता थे, हिंदू देवता हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सभी ने यही कहा है कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो कर्म के परिणाम मिलते हैं वो हमें वर्तमान जीवन में भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएंगे ए, सी और डी हो जाएंगे। बी आप लोगों का ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ये डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए। व्याख्या देख लीजिए। जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कहाँ पे हुआ था पूछ लिया जा सकता है। कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु का स्थान है लुम्बिनी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, ये भी नहीं कोई पूछेगा। साक्यगढ़ के मुखिया रहे थे। इनकी माता का नाम माया देवी था।
लालन पालन इनकी सौतेली माँ ने किया था। माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने इसका लालन पालन किया था। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, घर को त्याग कर दिया था। ठीक है। और 6 वर्ष की इन्होंने कठिन परिश्रम तपस्या की। और इसके पश्चात इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन में, कौन सी पूर्णिमा है ये आप रखिएगा, वैशाख की पूर्णिमा थी। इस दिन को इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, बढ़िया, इनको अच्छा ज्ञान मिल गया, जो कि अभी तक हम लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोशिश वैसे की ही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। पहले बुद्ध नहीं जाना जाता था इनको, पहले गौतम के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद में बुद्ध लग गया, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पहला, जो जनसाधारण में पाली भाषा में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तन या फिर मृगदाव में दिया था। ये एक जगह है सारनाथ में ही, पर्टिकुलर जगह का नाम दिया गया है। अगर चाहे तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछा गया है अभी तक। बुद्ध ने लोगों के प्रति दयालु होने के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी थी। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। बुद्ध मानते थे कि जो हमारे कर्म है उनका परिणाम चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। कहते नहीं है कि पिछले जन्मों का कोई कर्म होगा हमारा, जो कि हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो ये क्या है, बुद्ध के अनुसार कहा गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन ए और बी को पढ़ना है, सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है। पहला यहाँ पे कह रहा है ये, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था, उसमें क्या हुआ था, जो भू राजस्व है और उसका निर्धारण और जो वसूली का कार्य है, यानी कि कितना राजस्व लेना है ये सब तय करना, और साथ में कब लेना है, किस किस से लेना है, उनसे लेकर के आना, ये सब वसूली के कार्य था, उसको राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही हुआ था, तो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि जो स्थानीय सामंत थे उनके द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा, उन्हें कर चुकाने से छूट दे दी गई। तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, छूट वूट कुछ नहीं दी गई थी, उन पर कर लगाने का जारी रहा था, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो बी को आप लोग गलत कर देंगे, ए को यहाँ पे सही कर लेंगे। तो जो आपका ऑप्शन सही बन रहा है यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा व दामाद था। ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें दिया गया है तो आप लोग पढ़ लीजिए। 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, ये डेट याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम अली गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर कितनी करी थी, 1/2 कर दी थी, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इनके ही शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों की जो बेईमानी थी उसको रोकने के लिए दंड देने का भी प्रावधान किया था। तो ये इनका अच्छा काम रहा था कि कोई अगर व्यापारी है जो कि बेईमानी कर रहा है, किसी से एक्स्ट्रा में चार्ज ले रहा है, कर ले रहा है, तो उस पर क्या करेंगे, वो दंड दे सकते थे। ये प्रावधान किसके टाइम में हुआ था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। और इसके लिए मूल्य निर्धारण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था, यानी कि जो मूल्य निर्धारण होता है, नियंत्रण होता है, इसको भी काफी कठिनाई से, कठोरता से इसमें लागू किया गया था। वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, काफी अच्छे काम भी किए थे इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। कौन से कथन हो जाएंगे, यह तमिल भाषा, तमिल में लिखा गया है, यह सत्यनार नामक कवि के द्वारा लिखा गया है, या फिर उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी को कहानी है। तो यहाँ पे पूछा गया है मणिमेखलाई महाकाव्य की, तो इसके बारे में जो सही हो जाएगा कि ये तमिल में लिखा गया है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और इसमें क्या है, सत्यनार नामक कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मणिमेखलाई की बात कर रहा है। और इसमें क्या है, कोवलन की और माधवी की बेटी की कहानी की बात कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, सी भी सही है। ये बता रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पुराना है, पूर्व लिखा गया है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2500 वर्ष पूर्व नहीं लिखा गया है। बाकी के ए बी सी तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो रहा है वो ए हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अहोम लोग वर्तमान समय के खाली जगह दी गई है किस आकार से ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे, कहाँ से आकर के बसे थे? बांग्लादेश से, लाओस से, म्यांमार से, कंबोडिया से। जो अहोम है क्या है, एक जनजाति है जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर रह रही है, ब्रह्मपुत्री घाटी में। लेकिन पहले से यहाँ पर नहीं थी, पहले कहीं और रहती थी, वहां से आकर के अब ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आने लग गई है। तो ये कहाँ से आई हुई थी, ये म्यांमार की जाति थी जो कि अब यहाँ पे आकर के रहने लग गई है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है, पूछा गया है। ठीक, कौन सा सही है? सूरत के लिए बात कर रहा है ये। तो ये पश्चिम एशिया के साथ में व्यापार करने के लिए एक मुख्य द्वार था, या फिर इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। जो मक्का मदीना होता है, जहाँ पे जो हज के लिए जाते हैं मोमडन लोग, उनका क्या है, ये प्रस्थान द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो बी भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ए भी करेक्ट है। और आगे इसमें क्या रहा है ये, अंग्रेज इतिहासकार ओबिंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसत 5,000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये गलत हो जाएगा कि हमेशा यहाँ पे 5,000 जो बंदर जहाज हैं वो खड़े नहीं रहते हैं। तो ये आप सी को काट देंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। ठीक है, सूरत के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये देख लीजिए इनके बारे में, ये पश्चिम एशिया के साथ में व्यापार करने का मुख्य द्वार रहा था। और यह क्या था, ये क्या था, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री थे वो यहीं से जाते थे जहाज के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में क्या है, सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा कौन सी नदी है, ये ताप्ती नदी है, जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, वर्तमान में यह कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। और इसी को क्या कहा जाता है, सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप थोड़ा सा सूरत के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का शहर से संबंधित, जगह से संबंधित जरूर आता है, तो उसको आप लोग देख करके चलिए। जो भारत का मैप है उसको पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? कौन सा था यहाँ पे, किसके अधीन था ये सेरमपुर? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, या फिर पुर्तगीज के? तो ये जो सेरमपुर था ये अधीन रहा था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेरमपुर या फिर इसको आप लोग श्री रामपुर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो श्रीरामपुर है 1793 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन इसमें शुरू किया गया था। और उस समय यह क्षेत्र जो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में था, यानी कि उसके अंडर में था। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका इस पर शासन रहा था। इसे फ्रेडिक्स नगर भी कहा जाता था उस टाइम पे। 1845 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। और श्रीरामपुर यानी कि शेरमपुर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे ये हुगली नदी कहाँ पे है, कलकत्ता साइड में। जब आप लोग जाएंगे पूरब साइड में तो आप लोगों को वहां पे ये हुगली नदी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपना साथ जरूर बनाए रखें। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। यानी कि जो औपनिवेशिक काल था उसमें अंग्रेजों का जो आदिवासियों की तरफ व्यवहार था वो कैसा रहा था, जो जनजातियां थी उनके साथ में अंग्रेजों का व्यवहार कैसा था, ये इसमें पूछा गया है। उनका जो जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा था, यानी कि जो अंग्रेज आए उसके बाद में उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसा पहले रहते थे वैसा ही अब भी रह रहे हैं। या फिर आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा था।
ऐसा तो नहीं था, अंग्रेजों पे से इतनी नहीं चल पा रही थी कि जो आदिवासी मुखिया रहे थे, जो जैसे अपन लोगों के राजा होते हैं वैसे ही आदिवासियों के भी कोई मेन मुखिया होता होगा, प्रधान होता होगा, तो उसने भी ऐसा नहीं कर पाया था कि उसके जो अधिकार थे उन पर उसने अपना अधिकार बनाए रखा था, ये नहीं रहा था। आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। तो यहाँ पे ये आप लोगों का सही हो जाएगा, जो उनके पर्टिकुलर गांव थे आदिवासियों के, उन पर उन्होंने क्या रखा था, अपना खुद का मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे थे। तो ये ऐसा नहीं रहा था, अगर ऐसा होता तो आजकल जो हसदेव का चल रहा है, हसदेव बचाओ वाला आंदोलन, जो जंगल है पेड़ है काटे जा रहे हैं, अगर ऐसा अधिकार होता कि उन्हीं का है, तो ये वो आंदोलन हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कॉलम एक कॉलम दो दिए गए हैं, इनको अपन लोगों को क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं, इनकी स्थापना दिवस दिया गया है कि कब इनकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना हुई थी 1781 में, तो ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगर आप लोग एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन तो एक ही से हो रहा है, लेकिन और सभी को भी मिला लीजिए। ठीक है, जो आपका बनारस संस्कृत कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई थी 1791 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। वुड डिस्पैच आया था 1854 में। ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोगों का बी करेक्ट हो ही गया था, एक ही से सही हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं कि कोई एक हमें आ जाए और उसी से एलिमिनेट हो जाता है, कभी कभी टफ भी पड़ जाता है, तो दोनों ही यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ गुलामी, किसी ने लिखी है। सही उत्तर चुनना है यहाँ पे, किसने लिखी गई है गुलामगिरी, महात्मा गांधी के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा, या फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो जो गुलामगिरी पुस्तक है जिसमें ये लिखी गई है ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा, बी सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। गुलामी है, और ये पुस्तक लिखी गई है क्या, 1873 में ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, अमेरिकी जो काले गुलाम थी उनकी खराब स्थिति, और भारत में जो निचली जातियां होती थी, यानी कि जो शूद्र लोग माने जाते हैं, उन जातियों में लोगों के बीच में एक कड़ी स्थापित की। और वह निचली जातियों के अपमान, मजदूरों की दुर्दशा, और उच्च जाति की जो महिलाएं थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि नीचे जाति के साथ में ही दुर्दशा होती थी, जो पहले का टाइम था उसमें जो उच्च दर्जे जो उच्च जाति की महिलाएं थी, उनके साथ में भी कई बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते थे जो कि ठीक नहीं थे। अभी भी होते हैं, लेकिन अब इतने नहीं है जितना कि पहले होते थे। इन सभी में क्या था, वो चिंतित थे, और इसके बाद में उन्होंने एक किताब लिख दी उनकी कंडीशन को देखते हुए, जिसका नाम दिया उन्होंने गुलामगिरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में ए और बी दिए गए हैं, इनको पढ़ना है, क्या सही है। बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अवनिंद्र टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा था। दूसरा इसमें कह रहा है, ठीक है, ये तो आप लोगों का सही है कि बंगाल में था, जो कि राष्ट्रीय कलाकार थे उनका एक नया समूह बना था। और वो किसके इर्द गिर्द जुटने लगा था, मतलब कौन इनकी देखरेख कर रहा था, तो उनका नाम था अवनिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बी देखिए यहाँ पे, बी क्या कह रहा है कि ये जो समूह था, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा को कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया, तथा ऐलान किया कि इस तरह की जो शैली राष्ट्र है, उनके प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया था, ये जो रवि वर्मा, इनकी कला को नकल बोल दिया कि ये चीटिंग है, हम इसको नहीं करेंगे और ये करना भी उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, साथ में ये इनकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पंडित देखहु मन में जानी, कह दो छूत कहू कहाँ से उपजी, तब है छूत तुम मानी। इसमें दिया गया है कि जो एक ही पाट सकल बैठाए, धूत लेत धो काकी, छूत ही जेबन छूत ही अचमन, छूत ही जग उपजाए, तहे कबीर ते छूत ही बितरज, जाके संग न माए। अब इसमें देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है
कि जो आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार से करनी चाहिए। यानी कि ये कोई एक पोएट्री का मान लीजिए आप लोग, पोएट्री यानी जो पद्य होता है, पद्य की कविताएं दी गई हैं, ये दोहे दिए गए हैं, दोहे हैं। अब इसमें आप लोग एक शिक्षक की तरह पे सोचिए, और आप लोग शिक्षक हैं, बच्चों को आपको समझाना है, किस तरीके से आप इसको प्रकट करेंगे बच्चों के सामने, किस तरीके से आप इसको समझाएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं। पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत मिलती है, या फिर पवित्रता और अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं, या फिर इसमें ये कह रहा है कि जो अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होता है। तो बिल्कुल सही है। जो छुआछूत है ये ऊपर से बनकर नहीं आया था, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इंसान से बनता है क्या? समाज। तो ये कैसी प्रक्रिया हो चुकी है? सामाजिक प्रक्रिया है, जो कि समाज के द्वारा बनाई गई है। और हमारे जो विचार होते हैं, हमने अपने अंदर क्या धारणाएं बना रखी हैं, उन सभी से ये निर्धारित होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए। सामाजिक समूहों के बीच में विषमता समाज की क्रियाशीलता बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो ये ऑप्शन सटीक नहीं है, आप लोगों का जो सटीक ऑप्शन हो जाएगा वो सी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? किन विधियों को अपनाएंगे अगर आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन में नेता के बने हैं, यानी कि आप एक नेता का रूप धारण करते हैं, तो फिर कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे? अंग्रेजी शासन का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करेंगे। अगर संपत्तियों पर हमला करेंगे तो यानी कि वो कहाँ पे है तो अपने ही देश में। नुकसान किसका होगा? अपने ही देश का होगा। तो ऐसा तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, या फिर जब बैठक उनकी हो रही है, ठीक है, और उसमें खुद का शासन है, उसमें बहस करेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये भी ठीक नहीं रहेगा। भारतीयों पर हो रहे अन्याय है और उनकी ओर में ध्यान आकर्षित करना, उनके लिए शासकों से याचना करना। ठीक है, उस टाइम में ये ही जरूरी था कि जो भारतीय थे उन पर काफी दुराचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था सभी चीज को लेकर के, तो इन सभी पर ध्यान आकर्षित करेंगे, और जो गवर्नमेंट थी, जो शासक थे, उनसे याचना करेंगे कि ऐसा भारतीयों के साथ में ना हो। तो ये आप लोग अगर नेता के रूप में कार्य करते हैं उस टाइम पे, तो ऐसा ज्यादा ठीक रहता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे का ऑप्शन कह रहा है कि जो चितगोंग है उसमें विद्रोह का आयोजन करना। अगर आप एक जगह पे विद्रोह कर लेंगे तो पूरे भारत में थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सटीक ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, वह किनसे बना था? किनसे बना था बताइए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऊपर। आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग से बना था, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बना था, कृषि एवं उद्योग से बना था, विदेशी एवं घरेलू निवेश से बना था। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। मिश्रित में कौन कौन आता है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आप लोगों ने एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप लोग अगर इन पेपर्स को कर जाएंगे तो भी आप लोगों का सीटेट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, ये लगाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका बता रहा है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ये नहीं होगा। इसके बाद में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप नहीं होगा। ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा पहले नंबर पर, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका होगा, उसके बाद में आप लोगों का दक्षिण अमेरिका होगा, अंटार्कटिका होगा, सबसे छोटा यूरोप है जो कि लास्ट में आएगा, और उसके बाद में भी ऑस्ट्रेलिया आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। दक्षिण ध्रुव व्रत अवस्थित है कहाँ पे है ये दक्षिण ध्रुव व्रत? तो ये बनेगा आप लोगों का 23.66 डिग्री साउथ में बनता है, ये दक्षिण ध्रुव व्रत होता है। ठीक है, अगर पूछा जाता कि जो मकर है, मकर रेखा कितने पर बनता है, तो मकर बनती है 23.5 डिग्री साउथ पर, और कर्क रेखा बनती है आप लोगों की 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। अगर विषुवत रेखा पूछी जाए तो वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होती है? किस किस की होती है? पृथ्वी का परिक्रमण होता है, या फिर स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलना दिशा करना, या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा होती है, या फिर स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय, ये तीनों उसमें रखे जाते हैं। अगर किसी भी समय का अपन लोग निर्धारण करने हैं, चाहे अपन इंडिया का करें, इंडिया के किसी राज्य का करें, तो उसमें किसी भी समय का अगर अपन लोग निर्धारण करेंगे उस जगह के समय का, तो यहाँ पे क्या होगा, स्थान देखा जाएगा कि कौन सा स्थान है, उसका देशांतर देखा जाएगा कि कितने डिग्री देशांतर पर है ये स्थित, और जो ग्रीनविच है उससे कितना दूर है, कितना पास है, कितनी डिग्री का अंतर है इसमें, और साथ में जो ग्रीनविच का समय है कितना होता है उस टाइम पर। ठीक है, 0 डिग्री है तो वो भी माना जाएगा। 0 डिग्री से कि पूरब में है, पश्चिम में है, ये देखा जाएगा। कितने डिग्री पूरब में है, कितने डिग्री पश्चिम में है, ये भी देखा जाएगा। स्थान कहाँ पे है, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तीनों चीज इसमें मायने रखती है समय के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, घूम गई, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, मान लिया। इस प्रकार जब रात में ग्रीनविच पर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, पश्चिम में समय पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, 1 घंटे पीछे चलती है। अगर पूरब में पूछा जाए तो 1 घंटे आगे, पश्चिम में पूछा जाए तो 1 घंटे पीछे। ठीक है, माइनस करते हैं पश्चिम में, प्लस करते हैं पूरब में। ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का? अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना बज जाएगा? रात के 11 बजेंगे। 1 घंटा पीछे हो जाएगा क्योंकि 15 डिग्री क्या हो रहा है, ये पश्चिम में जा रही है। अगर पूरब में जाती तो 1 बजता। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का पूछा गया है यहाँ पे, तो आप लोगों का पूछा है। मध्य एशिया में स्टेपीज है जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अफ्रीका का बेल्ट है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय है। अर्जेंटीना में पंपास है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय है। और जो आपका ब्राजील है, ब्राजील में कंपोस है, ये आपका कैसा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। लद्दाख के बारे में पूछा क्या है, लद्दाख के बारे में क्या क्या सही है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है बता रहा है, तो किस किस को ये पता है? ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा कि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। दूसरा इसको कह रहा है कि लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है। ये यहाँ पे घुमा दिया ना, कम ऊंचाई नहीं, ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? अत्यधिक ठंडी है और शुष्क है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग हटा दीजिए इसको। ठीक है, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। विरल है क्यों है? क्योंकि वहां पे हमेशा बर्फ बनी रहती है, बर्फ रहती है, जलवायु वहां की शुष्क है, ठंडी है, तो इसलिए वहां पे कोई भी वेजिटेशंस नहीं होती हैं। तो ये सही हो जाएगा, सी सही है, ए सही है, बी को आप लोग काट दीजिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये याद रखिएगा कि जो आपका लद्दाख है वो क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अब काफी पुराना हो गया है, जब नया था तो पूछने की संभावना थी। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे लेयर ऑफ अर्थ दी गई है, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी लेयर्स दी गई है, परतें दी गई हैं, और कॉन्टिनेंट कंटेंट दिया गया है, मूल तत्व क्या है, किस किस से निर्मित है। तो यहाँ पे जो महाद्वीप संहति है किसके द्वारा बनी है? महाद्वीप परपटी है और कोर है। तो कोर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सियाल सीमा निफे, तो ये आप लोगों को उसी से लगाना है। महाद्वीप की जो संहति बनी हुई है, अच्छा इनको मैच करना है। महाद्वीप की संहति ये बता रहा है कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, ये सही हो जाएगा, जिसको कि अपन लोग सीमा बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि जो महाद्वीपीय परपटी है ये सिलिका एवं लोहे से बनी है, यानी कि ये सियाल से बनी हुई है। ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। पेन टाइम में पता नहीं क्या हो चुका है, ढंग से चलता ही नहीं है। कोर है जो कि बनता है निकेल व लोहा, ये भी सही है यहाँ पे, जिसको कि बोलते हैं निफे।
ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, निफे। तो ये आप लोगों के तीनों करेक्ट है, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये तो थोड़ा सा उल्टा हो चुका है ना। जो संहति है महाद्वीप की, वो किससे बनी हुई है, सियाल से बनी हुई है। महाद्वीप की परपटी बनी हुई है सीमा से। और जो आपकी क्रोट बनी हुई है निकेल से। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो किससे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बाकी के तीनों ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो सी ही सही है, केवल सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे लोहा दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एल्यूमिनियम होना चाहिए, जिससे अपनी परपटी बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं, भारत में जो मानसूनी पवन चलती हैं वो, या फिर भारत के उत्तर का जो मैदान है वहां पे लू चलती है, उनको मौसमी पवन बोला जाता है। या फिर पूर्वी पवनों को मौसमी पवन बोला जाता है, या पश्चिमी पवनों को मौसमी पवन बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में चलती हैं, जो कि हो जाएंगी कौन सी, लू हो जाएंगी। ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से वह क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। विविधता नहीं है, इसमें क्या पूछा गया है, असमानता का उदाहरण पूछा गया है। धर्म का अंतर है, मातृभाषा का अंतर है, आर्थिक स्तर का अंतर है, या फिर खाद्य संबंधी आदतों का अंतर है। तो इसमें असमानता का अंतर आप लोग जानते ही होंगे, समानता असमानता आजकल किससे चल रही है, ये आर्थिक स्तर का अंतर होता है, जिसमें के असमानता का एक उदाहरण माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, प्रेजुडाइज जो होता है वो क्या होता है, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना। यानी कि पहले से अपन लोगों ने जो धारणा बना रखी है कि वो ऐसा होगा, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन अपन लोगों ने उसके अंदर में अपने अंदर में एक नकारात्मक राय बना रखी है, जिसको कि बदल नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। इसको आप लोग सही कर लीजिए। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, बिल्कुल सही बात है। अभी बताया था कि कोई कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कोई कितना भी सफल क्यों ना हो ले, लेकिन जो हमारी धारणा है वो बनी हुई है अंदर से कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसके अंदर ये कमियां हैं, कोई अच्छाइयां नहीं है, तो उसकी अच्छाई हमें कभी दिख नहीं सकती। ये सब क्या होता है, प्रेजुडाइस होता है, जो कि हम लोगों ने पहले से धारणाएं बना रखी होती हैं। लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये भी इसमें हो सकता था, लेकिन दिया नहीं है ऑप्शन में, तो आप लोग इसको हटा देंगे। बाकी का ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। कौन सा कानून नहीं किया गया है इसमें, राजद्रोह का कानून है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, या फिर स्ट्रीट बेडर्स यानी कि पथ विक्रेता अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। तो यहाँ पे जो भारतीय संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है वो हो जाएगा राजद्रोह का कानून है, जो कि भारतीय संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसको देख लीजिए। जो राजद्रोह का कानून है ये भारतीय संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया था। इसको धारा 124 ए के तहत 1870 में जेम्स स्टीफन के द्वारा पेश किया गया था, और एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। क्या हुआ था इसमें, एक संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया है। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत एक क्या है, अपराध है। राजद्रोह से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या फिर लिखे गए या फिर संकेतों के द्वारा या फिर दृश्य प्रतिनिधित्व या फिर असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो ये कैसा होता है, गैर जमानती अपराध है। इसमें जमानत नहीं होती है, लेकिन जमानत सब में हो ही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनको सही से लगाना है। एक राज्य को वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच में विवाद का मामला। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है और सही, यानी कि एक राज्य है उसको वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद जो होता है, दो राज्यों के बीच में विवाद का मामला हो सकता है, ये इसमें पूछा गया है। दूसरा इसमें कह रहा है कि नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच में विवाद का मामला हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा,
जो वस्तु है एवं सेवा कर है वो अपने अपने राज्य हैं जो कि अपना अपना लगाते हैं, इसमें दूसरे राज्य का कोई भी विवाद नहीं हो सकता है, उनका अलग है हमारा अलग है। अपना अपना जो राजा होता है वो देखभाल करेगा, राजा यानी कि जो अपना शासक होता है, ठीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री राज्य का। तो ये क्या होता है, ये अलग होता है हर राज्य का, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच में हो सकता है, दो क्या वो चार राज्यों के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि कई सारी नदियां हैं जिनमें दो राज्यों में चलता ही रहता है विवाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ए करेक्ट गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? प्रवासी मजदूर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले जो मजदूर होते हैं उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। तो इसमें कौन सी शब्दावली हो जाएगी, संगठित कार्यबल कह रहा है ये, तो इसको हटा देंगे। लेबर चौक ये सही हो जाएगा, भूमालिक प्रशिक्षित तकनीस यानी ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो लेबर चौक क्या होता है, लेबर चौक यानी कि हर जगह पे जो आपका एक मेन शहर होता है वहां पे एक जगह होती है और वहां पे ये सभी लोग जो प्रवासी मजदूर होते हैं सुबह के टाइम में आकर के खड़े हो जाते हैं और जिनको जरूरत होती है वो इंसान वहां से उसको ले जाता है और उनका जो काम होता है वो करवाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दादन व्यवस्था क्या है, इसका पूछा गया है। दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था होती है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था होती है, सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था होती है, किसान व साहूकारों के बीच की व्यवस्था होती है। तो जो दादन व्यवस्था होती है ये एक व्यापारी होता है और दूसरा जो बुनकर होता है उनके बीच की व्यवस्था होती है। अब इस दादन व्यवस्था में होता क्या है, तो दादन व्यवस्था में जैसे कोई बड़ा मालिक है फैक्ट्री का, कंपनी का, जो भी मतलब अपना कार्य कोई चला रहा है जिसमें कि लेडीजें कार्य कर सकती हैं, कोई और भी कार्य कर सकता है, घर के लोग एक साथ में बैठ करके। लेकिन वो क्या होता है, जो व्यापारी होता है और जो वर्कर्स होते हैं, बुनकर होते हैं, उन लोगों को अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। व्यापारी सामान लाता है और बुनकरों के घर पे आकर के दे जाता है, या फिर उनका एक जो भी मीडिएटर होता है वो सामान देता है और उनको दे जाता है। जो बुनकर होते हैं माल को तैयार करते हैं और जो मीडिएटर होता है उसके द्वारा माल को व्यापारी तक पहुंचा देते हैं और उनका जो पैसा बनता है वो व्यापारी जो बुनकर होते हैं उनके पास तक आ जाता है। तो ये अपने घर पर रह करके भी काम कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, दादन व्यवस्था, ठीक है, पुटिंग सिस्टम याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। लोकतंत्र पर निम्न कथन कौन कौन से हो जाएंगे, लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र का कार्य आप क्या समझते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ये। लोकतंत्र में क्या होता है, मुक्त होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और तो ये लोकतंत्र में माना जाएगा बिल्कुल। और दूसरा ये कह रहा है कि अंतिम निर्णय जो है लोगों के द्वारा जो चुना गया है, जो नेता बना है, जो प्रधान बना है, उसके पास में क्या होती है, सभी शक्तियां पहुंच जाती हैं और वो सभी निर्णय लेता है और उसी का निर्णय क्या माना जाता है, अंतिम माना जाता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सही है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो लक्ष्मी है, लकड़ा यानी लड़का होना चाहिए यार, 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, उपरोक्त कथनों में से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो स्टीरियोटाइप लोगों की थिंकिंग होती है उसको जो तोड़ने का कार्य कर रहा है ये वो कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मी है। ये क्या है, एक लड़की है, लकड़ा नहीं है, इसको क्या लिख लीजिए आप, लड़की लिख लीजिए, ठीक है। लक्ष्मी है जो कि एक लड़की है 27 साल की, इसने क्या किया है, जो भारतीय रेलवे होती है इसमें पहली महिला इंजन चालक बनी है। तो ये क्या है,
कि जो लोगों की स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, रूढ़िबद्ध धारणा होती है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी हुई हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए बनी हुई हैं, तो इसको इन्होंने तोड़ा है और जाकर के क्या किया है, बाहर जॉब की है, वो भी रेलवे में की है। तो इसको क्या हो गया, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी ये टूट गई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? स्वास्थ्य के अधिकार की पूछा गया है यहाँ पे। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का है, जीवन का है, निजता का है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य का अधिकार है ये किस पर आता है, जीवन से संबंधित हो जाएगा, यानी कि लाइफ से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सी हो जाएगा। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो आप इसका जो जीवन का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पेन टैब यार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ठीक से काम कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं, क्या स्थापित करना चाहते हैं बताइए। राजनीतिक लोकतंत्र हो, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र बने, कल्याणकारी राज्य बने, पुरस्कार राज्य हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र बन जाए, बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी बने, ये भी सही हो जाएगा। राज्य जो है वो कैसा बन जाए, कल्याणकारी बन जाए, ये भी सही हो जाएगा। पुलिस का राज्य हो जाए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है कि सिर्फ पुलिस का राज्य हो जाए, बाकी और लोगों का कोई भी कार्य ना चले, कोई भी राज्य ना चले। तो ये आप लोग डी को काट दीजिए, एबीसी सही हो जाएगा, जो कि ए में सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुखिया पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति होता है, फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश होते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर भारत के महान्यायवादी होते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका मुखिया, जो चीफ जस्टिस होता है वही क्या होता है, भारत का उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अधिनियम वगैरह आप लोगों से इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं तो इसलिए इनकी एक्सप्लेनेशन मैं करा नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों को दी गई है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा रहा था? जो मिड डे मील कार्य चलता है, बच्चों का भोजन जो चलता है स्कीम, वो कौन से राज्य ने सबसे पहले शुरू की थी? आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, तमिलनाडु ने, या फिर महाराष्ट्र ने? तो ये जो शुरू की गई थी वो तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन की कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 से। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम से नाम से शुरू किया गया था। और इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। सितंबर 2021 में जो मध्याह्न भोजन योजना है इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना रख दिया गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण ये पूरा नाम है इसका। इस योजना के अंतर्गत पूर्व जो प्राथमिक स्तर होते हैं, विद्यालय होते हैं सरकारी, और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनसे बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्र गर्भ पक्के भोजन का वितरण किया जाएगा। भोजन अच्छा दिया जाता है, कई सारे मतलब इनमें रूल भी बनाए गए हैं कि इस दिन ये मिलेगा, डे बाय डे खाना चेंज होता है, वो भी इसमें बनाया गया है। अच्छा है बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़िए। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? कौन से विकास, मध्याह्न भोजन की बात कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य भूखमरी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी गोल बी है, जिसमें कि भूख से दूरी मिटाना है, भूख को मिटाना है, सेकंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य करना है। ठीक है, कौन सा है? सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना, या फिर जो विद्यार्थी हैं उनके विद्यार्थी ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनके जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना, या फिर विद्यार्थियों के लेखन कौशल को परखना, या फिर विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? विद्यार्थियों को ग्रहण करने की क्षमता
और अधिगम को समझने की और उनके जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को और आंकने की क्षमता जो होती है, इसीलिए क्या किया जाता है, सामाजिक विज्ञान में आकलन किया जाता है। यानी कि विद्यार्थी है, उसने कितना ग्रहण किया है, कितना समझा है, कितना उसने लिखा है और कितना अपने जीवन से उसने जोड़ा है, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? विश्लेषण कौशल का कौन सा आकलन करते हैं, बताइए आप लोग। तो चलिए पढ़िए। एनालिसिंग कौन सा करता है? सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये तो नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। ठीक है, इसको काट देंगे क्योंकि उसमें तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस तरीके के कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर ठंडे कपड़े पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते होंगे वो हटा देंगे। ठीक है, ये हटा दीजिए आप लोग। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों? कारण व उपयुक्त धारणाओं को स्पष्ट करें। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा कि सारा रेगिस्तान है, बहुत गर्म है, फिर भी वहां पे लोग बहुत भारी कपड़े पहन रहे हैं। इसका कारण बताएंगे वो लोग, क्या कारण है। तो इसमें क्या होगा, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, इसमें बच्चे अपना तर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग उनकी उत्पन्न होगी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो सहारा है कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तरह की सच्चाई और जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी बच्चे को एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। तो आपका सी भी सही है, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे जो कि बी ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? कौन से करते हैं यहाँ पे? तटों का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए, या फिर जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, प्रयोग में लाने वाले कौशल का आकलन करना है। यहाँ पे तो तटों का निर्माण कैसे होता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे बताएंगे कि पानी आता है, पानी से साथ में अपना अपर्दन वाला जो सामान लेके आता है उसको छोड़ देता है और तट बनने लगते हैं, तो ये आप हटा देंगे। इससे कोई भी क्या होगा, प्रयोग वाला कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण देना है, तो ये सही हो जाएगा, इसमें प्रयोग कर सकता है वो। तो आपका बी सही हो जाएगा। सी कह रहा है इसमें कि जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, इसमें चर्चा करनी है। तो ये भी इसमें क्या प्रयोग के रूप में कार्य हो सकता है, तो यानी कि सी भी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों यहाँ पे सही है जो कि बी ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़ना है। क्या होता है रूब्रिक्स? ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है, या फिर ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, या फिर ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। तो जो रूब्रिक्स होता है वो क्या करता है, ये आकलन में विश्वसनीयता होती है उसको बढ़ा देते हैं, ये सही हो जाएगा। और ये आकलन में पारदर्शिता को भी बढ़ाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, ये बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति को परख नहीं कर पाते हैं, वो उनका सिर्फ जो लिखा गया है उसको ही परख कर पाते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे जो कि आप लोगों को किस में दिया गया है, ये डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है मौखिक प्रदर्शन के द्वारा, लिखित रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए सही है, बी सही है, ए और बी सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर एक परियोजना कार्य की बात कर रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें मौखिक प्रदर्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और साथ में लिखित रिपोर्ट भी होती है, ये दोनों हो सकते हैं। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे जो कि सी ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? कौन माना जाता है? समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, विभाजन के उत्तरजीवी का आपबीती,
यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र या फिर राजा रुद्रदमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो यहाँ पे द्वितीयक स्रोत की बात कर रहा है। द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं? जो समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। पहली कौन सा हो जाएगा इसमें? पहला स्रोत कौन सा हो जाएगा? किताब हो जाएगी। लेकिन इस किताब की भी समीक्षा किसमें की गई है? समाचार पत्र में की गई है। तो ये कैसा हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। कौन कौन से मामले होने चाहिए जो कि चिंता के विषय होने चाहिए? स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरणों की मात्रा एवं रुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पे जो चिंता के लिए होने चाहिए सामाजिक शिक्षक के टीचर के लिए, वो हो जाएंगे यहाँ पे जो स्रोत है उनमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इसमें डेटा आपका गलत हो जाएगा तो बच्चे को भी गलत असर पड़ेगा, गलत ही वो सीखेगा। पाठ्यक्रम के लिए एक प्रासंगिकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही, पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए। उदाहरणों की मात्रा होनी चाहिए, उदाहरण जो आप देते हैं कितने उदाहरण देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में आपने 25 उदाहरण कर दिए, यानी कि एक टॉपिक जो आपका एक दिन में भी कवर नहीं हो रहा है वो आपका उदाहरण में ही चल रहा है, तो ये भी होना चाहिए। रुचि उत्पन्न करना, ये इसमें चिंता का विषय नहीं माना जा रहा है, सॉरी, एक मिनट, उदाहरणों की मात्रा ये इसमें चिंता का विषय नहीं है। रुचि उत्पन्न करना, बच्चे को कैसे उसमें रुचि हमें दिलानी है, बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो हमें उसका इंटरेस्ट कैसे लाना है, कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चा खेलने में लगा है या फिर उसका ध्यान ही नहीं है, तो ये सभी क्या है, टीचर के लिए चिंता का विषय होती है। तो आप लोगों का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए बी डी होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? कौन सा हो सकता है इसमें? अधिगमकर्ता केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्या विषय केंद्रित। तो यहाँ पे जो सामाजिक शिक्षा है उसके सही आयोजन के लिए सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय जो होता है वो होता है अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, लर्नर सेंट्रिक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा क्या होती है और इसकी क्या सार्थकता है? परीक्षा का भय दूर करना, विषय वस्तु रटने से बचना, शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सकें। तो यहाँ पे जो खुली पुस्तक परीक्षा होती है, ओपन बुक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, जो विषय वस्तु है उसको रटने से बचना उसका मेन उद्देश्य होता है, इसीलिए क्या होती है, खुली पुस्तक परीक्षा कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों को सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। कौन कौन से किन पर जागरूकता हो सकती है बताइए? हस्याकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, या फिर विद्यार्थियों से हस्याकृत समुदायों की पहचान करवाने के लिए, या फिर विवादास्पद जो मामले होते हैं उनको छोड़ देना ताकि विद्यार्थी की भावनाएं आहत ना हो। तो यहाँ पे जो हस्याकरण का सही हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, उनको समझाएंगे, बताएंगे क्या होता है, तो इसमें भावना वगैरह थोड़ा सा ध्यान में हटा करके समझाना जरूर है बच्चे को, कोई भी चीज छोड़ करके नहीं चलनी है। तो सी आप लोगों का गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे आपके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जो हस्याकरण होता है उसमें योगदान देने वाले कारक होते हैं उनकी पहचान करना, और जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थी से हस्याकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा, यानी कि उनसे भी पहचान करवाई जानी चाहिए कि हस्याकरण क्या होता है, तो ये भी बच्चे के द्वारा करवाया जा सकता है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएंगे वो ए और बी हो जाएंगे, जो कि ए ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर चर्चा, इसमें रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? एक कार बेचन में, अरे यार क्या बोलते हैं इसमें, एक कार चलाने वाली महिला होगी यहाँ पे, ठीक है, अरे एक कार में चलाने वाली गाड़ी महिला चलाती है, क्या है इसका, जो एक कार है वो कौन चलाती है, महिला चला रही है। तो इसमें क्या करेंगे, जो रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को चुनौती देने के लिए, ठीक है। दूसरा इसमें कह रहा है कि एक परिष्कृत तेल बचाने में खाना बनाता पुरुष,
तीसरा इसमें बता रहा है कि एक जो डिटर्जेंट बेचने में कपड़े धोती महिला। तो यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप जो लैंगिक होती है उसको चुनौती देने का पूछा गया है। तो चुनौती क्या है? जो महिला है वो गाड़ी चला रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए धारणा क्या बनी हुई है कि वो घरों में काम करती हैं, बाहर काम नहीं करती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। दूसरा इसमें जो एक तेल है, वो पुरुष है जो कि खाना बना रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? स्टीरियोटाइप को चुनौती दे रहा है, क्योंकि पुरुषों के लिए जो धारणा बनी गई है कि वो घरों में काम नहीं करते हैं, और खास करके किचन में तो कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि उससे उनकी आन बान शान में घाटा हो जाएगा, और वो क्या करेंगे? वो बाहर का काम करते हैं। तो ये दोनों चुनौती दे रहे हैं। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना। ऐसा थोड़ी करेंगे कि पेपर पढ़ लीजिए, पुस्तक मत पढ़िए, ये तो गलत हो जाएगा बच्चों के साथ में, भैया हमारे साथ में भी होगा। छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों पर भार कम होगा, शिक्षक को भार तो कम करना ही नहीं है। छात्रों को देश के सनसनीखेज जो प्रगतियां हैं उनसे वाकिफ करना हो सकता है, लेकिन सनसनीखेज से अभी जो आप लोग जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं, इनको इतना ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप हाँ होते हायर एजुकेशन में तो आप लोगों का थोड़ा मतलब हो सकता था, लेकिन अगर आप इस क्लास के हिसाब से सोचेंगे तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक एवं गतिविधि क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती है इसमें बताइए आप? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, या फिर 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके प्रश्न पूछना, या फिर उनके विचार पूछना। तो यहाँ पे क्या होता है? संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है विद्यार्थियों के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में उनके क्या अनुभव रहे थे उनको साझा करती एक सरपंच है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए पूछा गया है, यानी कि जो देख नहीं सकता है उसके लिए पूछा गया है। सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चे को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना हो, यानी कि वो 6 दिन क्या अंडी अकोरेगा या अचार डालेगा बच्चा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक को हटा दीजिए। जब आप कक्षा को पढ़ा रहे तब विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, अगर दूसरा विद्यार्थी उसकी देखभाल करेगा तो फिर वो कब पढ़ेगा? तो ये भी ऑप्शन सटीक नहीं होगा। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना, विद्यार्थियों को सोचने की कल्पना करने तथा उत्तर देने को कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब आप मौखिक पढ़ाएंगे तो वो देख ही तो नहीं सकता है, लेकिन सुन सक रहा है ना, सुन सकेगा, और फिर उसको सोचने का मौका दें और साथ में उसको उत्तर देने का भी कहना, यानी कि तुमने कितना समझ में आया इसका तुम उत्तर दो। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा है वो भी पढ़ सकेगा, साथ में और बच्चे भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप टीचर बन जाए तो आप भी ऐसा ही करना। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे अपन लोग, ठीक है, इसको नहीं होगा। भूमिका निभाने एवं वाद विवाद करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता हो, बिल्कुल जो सफाई वगैरह का कार्य करता है उससे अपन लोग बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि सफाई के क्या फायदे हैं, किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना तथा परिचर्चा करना, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही होंगे वो सी और डी हो जाएंगे, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित नाम है उन पर चर्चा करनी चाहिए। अगर किसी चीज में सिर्फ केवल ये सभी लगा हुआ है तो ये सभी क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये कभी सही नहीं होते हैं।
दूसरा कह रहा है कि छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा कटुता पैदा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता के प्रति अगर कटुता पैदा कर देंगे तो फिर नेता आगे क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, अपन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नेताओं का गुणगान होना चाहिए, उनने इतने भी अच्छे काम करके नहीं जाते हैं, कुछ कर जाते हैं कुछ नहीं करते हैं, सभी अच्छे काम नहीं होते हैं। ठीक है, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना, ये अपन लोग कर सकते हैं। रिलीवेंट जो उदाहरण है जो बच्चे समझ सकें, जो जिन पर बच्चों पर गलत असर ना पड़े, वो वाले उदाहरण अपन लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बाकी के सभी आप लोग गलत कर देंगे। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी होता है? कौन सा हो जाएगा? समानता के लिए पूछा गया है। समावेशित माहौल स्थापित करना, अधिगम शैलियों और अक्षमता को समायोजित कर लेना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो दोनों हो जाएगा। समानता के लिए जो समावेशित माहौल है, सभी का जो माहौल है उनको स्थापित करना, और साथ में अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करना, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये वो पेपर सॉल्व करा रही हूँ कि सभी लोगों ने बोला था कि 2022 में पेपर जो था वो टफ आया हुआ था, काफी गंदा पेपर बता रहे थे, तो इसीलिए मैंने 2022 के ही सभी पेपर सॉल्व कराए हैं। क्योंकि अगर आप इनको सॉल्व करके जाएंगे तो आप जो पेपर अब होने वाला है उसको आप आंख बंद करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, या फिर एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति, या फिर पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, बच्चों को तीनों दिखा देंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा, अच्छा होगा। बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे स्वास्थ्य को। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो गया है, उसको अपन लोग ऊपर कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी विधि वैध हो जाएगी? क्या हो जाएगा यहाँ पे? कथन व्याकरण रूप से गलत है, नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है इसमें। दूसरा ये बता रहा है कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, ये सही हो जाएगा, यहाँ पे लैंगिक भेदभाव दिख रहा है। ठीक है, आगे जो कथन है परिपूर्ण है, वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, आप लोगों को दिख तो रहा ही नहीं होगा ऑप्शन। हाँ, आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उन पर ध्यान दें और सही का विकल्प अपन चयन करना है। कौन सा हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करती है। दूसरा कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान होता है उसके अध्यापन को विद्यार्थी में विवेचनात्मक, नैतिक, मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आप लोगों के, कौन से सही हो जाएंगे? तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ये आप लोगों की व्याख्या दी गई है, पढ़ लीजिएगा इसको। और ये आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं कितने, 60। इसी तरीके के कई सारे पेपर्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, वो आप लोग हमारे चैनल से जा करके देख सकते हैं, आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व मिल जाएगा। और सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।